कभी कभी इंसान ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां से लौटना उसके बस में नहीं होता और उसे ये भी समझ नहीं आता कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो हकीकत है या किसी अनदेखी ताकत का खेल। मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ वो खौफनाक सच है जिसने मेरी नींद, मेरी सोच, यहां तक कि मेरा विश्वास तक बदल दिया। एक ऐसा मकान जहां रात होते ही कोई मुझे पुकारता था, एक ऐसी आवाज जो धीरे धीरे मेरे और करीब आती जा रही थी, और एक ऐसा राज जिसे जानने की गलती मैंने कर दी। अगर आप भी सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल डर की दास्तान को जरूर याद रखें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, अंदर तक हिला देती है। ये बात उस समय की है जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे सामान्य दिनों में जी रहा था। न कोई खास परेशानी, न कोई अजीब घटना। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और कुछ महीनों के लिए मुझे शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में भेजा गया था। शुरुआत में मैंने रोज आना जाना किया, लेकिन जल्द ही ये समझ आ गया कि ये रोज का सफर मेरे बस की बात नहीं है। थकान इतनी हो जाती थी कि काम पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने वहीं रहने का फैसला किया। काफी खोजने के बाद मुझे एक मकान मिला, सस्ता, बड़ा और सबसे जरूरी, खाली। मकान देखने में थोड़ा पुराना था, दीवारों पर हल्की दरारें थीं और आंगन में एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, जैसे बहुत सालों से उसने हरियाली देखी ही ना हो। मकान मालिक ने जल्दी जल्दी में मुझे चाबी दे दी। वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था, जैसे बस चाहता हो कि मैं जल्द से जल्द वहां रहने लगूं। उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले दिन मैं अपना सामान लेकर वहां शिफ्ट हो गया। दिन का समय था, इसलिए सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने घर को थोड़ा साफ किया, अपना बिस्तर लगाया और शाम होते होते मैं काफी थक चुका था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, उस घर का माहौल बदलने लगा। जो जगह दिन में साधारण लग रही थी वही अब अजीब सी लगने लगी। हर कोना जैसे कुछ छुपा रहा हो। मैंने खुद को समझाया, तू बेवजह डर रहा है, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। रात को करीब 11 बजे मैं खाना खाकर सोने चला गया। शरीर इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई। लेकिन रात के करीब 2 बजे मेरी अचानक आंख खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया हो। मैंने आंखें खोलीं, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे को थोड़ा सा रोशन कर रही थी। मैं कुछ सेकंड तक यूं ही लेटा रहा, ये सोचते हुए कि शायद ये सपना था। तभी फिर वही आवाज आई, सुनो। इस बार मेरी सांस अटक गई। आवाज साफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरे के अंदर से ही आ रही हो। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई बाहर होगा, मैंने खुद को समझाया। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने खिड़की चेक की, वो भी पूरी तरह बंद थी। अब मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा था। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन अब नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कुछ मिनटों तक सब शांत रहा। फिर अचानक कमरे के कोने से हल्की सी खटखट की आवाज आने लगी, टक टक टक। मेरी नजर धीरे धीरे उस कोने की तरफ गई जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था। आवाज वहीं से आ रही थी। मैंने खुद को रोका, लेकिन मेरी आंखें वहीं जमी रहीं। और तभी उस अंधेरे में कुछ हिला, जैसे कोई परछाई बहुत धीरे धीरे सरक रही हो। मेरा गला सूख गया। मैं उठना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आवाज अब बंद हो चुकी थी, लेकिन वो एहसास अभी भी था कि कमरे में मैं अकेला नहीं हूं। कुछ सेकंड जो मुझे घंटों जैसे लगे, यूं ही गुजर गए। फिर अचानक मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, और उसी के साथ मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, इधर देखो। मेरे कान के पास आई उस फुसफुसाहट ने जैसे मेरी रूह तक जमा दी थी। पूरा शरीर सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही शरीर में कैद हो गया हूं। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था।
दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं वो आवाज भी उस चीज को सुनाई न दे जाए जो मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गर्दन घुमाने की कोशिश की। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे रोक रहा हो, जैसे वो नहीं चाहता कि मैं उसे देखूं। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। वही दीवारें, वही अंधेरा, सब कुछ वैसा ही जैसे पहले था। मैं कुछ पल तक यूं ही घूरता रहा। समझ ही नहीं आया कि अभी जो हुआ वो सच था या मेरा वहम। लेकिन तभी मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी और इस बार मेरा खून सच में जम गया। जहां मैं कुछ देर पहले लेटा था, उसके ठीक बगल में गद्दे पर एक गहरा दबाव का निशान बना हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। वो निशान धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज अभी भी वहां बैठी हो और उसका वजन उस गद्दे पर पड़ रहा हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, वो निशान धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन अब मैं समझ चुका था, ये कोई सपना नहीं था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। हर छोटी छोटी आवाज मुझे चौंका देती। दीवार की हल्की सी चरमराहट भी किसी के कदमों जैसी लगती। सुबह होने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण कमरे में आई, मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं जल्दी से तैयार हुआ और बाहर निकल गया। बाहर की हवा में आते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी कैद से बाहर आया हूं। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दोपहर को जब मैं काम से लौटा तो मैंने तय किया कि इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। घर के पास ही एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जो मुझे पहले दिन भी दिखाई दिए थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा, बाबा, ये मकान पहले किसका था? उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उन्हें मेरे सवाल का इंतजार था। कुछ पल चुप रहने के बाद वो धीरे से बोले, तुमने भी कुछ महसूस किया, है ना? उनकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो गहरी सांस लेकर बोले, इस घर में पहले भी एक लड़का रहता था, तुम्हारी ही तरह अकेला। फिर क्या हुआ? मैंने घबराते हुए पूछा। उन्होंने दूर कहीं देखते हुए कहा, शुरुआत में उसे भी आवाजें सुनाई देती थीं, ठीक तुम्हारी तरह। कोई उसे पुकारता था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और फिर? मैंने घबराकर पूछा। फिर वो कहने लगा कि कोई उसके साथ रहता है, हर वक्त उसके पीछे पीछे। अब मेरी धड़कन और तेज हो गई थी। बुजुर्ग की आवाज और धीमी हो गई। एक रात वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कह रहा था कि वो चीज उसे दिख रही है। मैंने घबराकर पूछा, क्या दिख रहा था? बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो कह रहा था कि वो चीज इंसान नहीं है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। फिर वो कुछ दिनों में पागल हो गया और एक दिन अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस उन्हें देखता रह गया। जाते जाते उन्होंने मुझे एक बात कही, अगर वो तुम्हें बुलाए तो कभी उसकी तरफ मत देखना। उस रात मैं फिर उसी घर में था और जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, वही आवाज फिर आई, सुनो। लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। उस रात मैं पहले से तैयार था, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। बुजुर्ग की बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी, अगर वो तुम्हें बुलाए तो कभी उसकी तरफ मत देखना। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। घड़ी में 1:55 हो रहे थे। मैं बिस्तर पर बैठा था। लाइट बंद थी, लेकिन इस बार मैं सो नहीं रहा था। मेरी नज़र घड़ी पर ही टिकी हुई थी। 1:58, 1:59 और फिर ठीक 2 बजे कमरे का माहौल अचानक बदल गया। एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोल दिया हो। लेकिन दरवाज़ा अब भी बंद था। मेरी सांसें भारी होने लगीं। और फिर सुनो, वही आवाज़, लेकिन इस बार वो और साफ थी और बहुत करीब से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने खुद से कहा, नहीं, पीछे नहीं देखना। लेकिन वो आवाज़ अब रुक नहीं रही थी। सुनो, मेरी तरफ देखो। अब वो आवाज़ मेरे बिल्कुल पीछे थी, जैसे कोई मेरे कंधे के पास खड़ा हो।
मुझे अपने बालों पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे? उस आवाज में अब गुस्सा आने लगा था। कमरे में चीजें धीरे धीरे हिलने लगी। खिड़की अपने आप खटखटाने लगी। दीवार पर टंगी घड़ी जोर जोर से हिलने लगी। टक टक टक। हर आवाज मेरे दिमाग को हिला रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं अब भी नहीं मुड़ा तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन तभी मुझे बुजुर्ग की बात याद आई। मत देखना। मैंने अपने दांत भींच लिए और आंखें कसकर बंद कर लीं। कुछ सेकंड तक सब कुछ और तेज हो गया। आवाजें, हवा, धड़कन, सब कुछ। और फिर अचानक सब शांत हो गया। इतना शांत कि मुझे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरा बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये खत्म हो गया, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरे सामने दीवार पर लगे आईने में मुझे कुछ दिखाई दिया। मैं खुद को देख रहा था, लेकिन मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक काली परछाई जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वो सीधे मुझे घूर रही थीं। मेरी सांस रुक गई। मैं जानता था कि अगर मैंने मुड़कर देखा तो वो वहीं होगा, लेकिन इस बार वो खुद मेरे सामने था, आईने में। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे कंधे के पास झुकने लगा और फिर आईने के अंदर से ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो देख लिया ना? आईने में जो मैंने देखा उसने मेरी हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी। वो परछाई अब सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो धीरे धीरे मेरे और करीब आ रही थी। उसकी सफेद आंखें बिना पलक झपकाए बस मुझे घूर रही थीं। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं चाहकर भी न तो मुड़ पा रहा था और न ही भाग पा रहा था। आईने में उसका चेहरा अब मेरे कंधे के बिल्कुल पास आ चुका था और तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। मेरी सांस वहीं अटक गई। अब मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि जो मैं आईने में देख रहा था वो अब मेरे पीछे ही खड़ा है। मत देखना। बुजुर्ग की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसे देख लिया था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें और बड़ी हो गईं और उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ करने वाला हो। मैंने हिम्मत करके बोलने की कोशिश की, तो तुम कौन हो? लेकिन मेरी आवाज इतनी कमजोर थी कि खुद मुझे ही सुनाई नहीं दी। और तभी उसने मेरे कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम मेरे हो। मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे पैरों को पकड़ रही है। मैं नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो पकड़ और मजबूत होती जा रही थी, जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो। मैंने जोर लगाकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की और जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरे पैरों के पास काला धुआं सा घूम रहा था और उसी धुएं के अंदर से कई हाथ निकल रहे थे जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, लेकिन मेरी आवाज जैसे दीवारों में ही दबकर रह गई। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, लाइट। मैंने जैसे तैसे अपना हाथ बढ़ाया और स्विच ऑन करने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगली स्विच से टकराई, पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और उसी पल सब कुछ गायब हो गया। न कोई परछाई, न कोई हाथ, न कोई आवाज। मैं हाफते हुए जमीन पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं समझ चुका था कि अब ये सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा, अब वो चीज मुझे छू भी सकती थी और शायद मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। उस रात के बाद मैंने एक फैसला लिया, या तो मैं इस घर का सच जानूंगा या फिर ये घर मुझे खत्म कर देगा। उस रात के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ डरने की बात नहीं रह गई थी, अब ये जानना जरूरी था कि आखिर इस घर में क्या है और वो चीज मुझसे क्या चाहती है। सुबह होते ही मैं सीधे उसी बुजुर्ग के पास गया। इस बार मेरे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और शायद उन्होंने भी ये देख लिया था। मैंने बिना समय गवाए उनसे कहा, मुझे सब सच बताइए, ये घर क्या है और वो क्या चीज है। उन्होंने कुछ पल तक मुझे चुपचाप देखा, फिर धीरे धीरे बोले, मैं जानता था तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे बिना जाने।
मैंने घबराकर पूछा, मतलब? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये घर पहले एक परिवार का था, पति, पत्नी और उनका एक बेटा। मैं ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात उस लड़के के साथ कुछ अजीब होने लगा। वो कहता था कि कोई उसे बुलाता है, उसे दिखता है, और धीरे धीरे वो बदलने लगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। उसके माँ बाप ने पहले इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन एक रात उन्होंने भी कुछ देखा। क्या? मैंने बेचैनी से पूछा। बुजुर्ग की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने देखा कि उनका बेटा कमरे के कोने में खड़ा था और उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। और वो लड़का उस परछाई से बात कर रहा था, जैसे वो उसका दोस्त हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ दिनों बाद वो लड़का अचानक गायब हो गया। गायब? हाँ, बिना किसी निशान के, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्या वो परछाई उसी लड़के की है? मैंने ये सवाल उनसे पूछ ही लिया। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं, वो उस लड़के की नहीं है। तो फिर किसकी है? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो चीज उस लड़के को अपने साथ ले गई, और अब वो किसी और को ढूंढ रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, अब वो मुझे? उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ पल तक हम दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने एक और बात कही, उस घर में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। क्या तुमने उसे देखा है? मैंने सोचा, और अचानक मुझे याद आया। घर के पीछे की तरफ एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, और मैंने कभी उसे खोलने की कोशिश भी नहीं की थी। हाँ, है एक कमरा। बुजुर्ग की आवाज़ और धीमी हो गई। वहीं से ये सब शुरू हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस कमरे में क्या है? उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात 2 बजे उस कमरे को खोलना। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। ये वही समय था जब हर रात वो चीज़ मेरे पास आती थी। लेकिन याद रखना, उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, जो भी देखो डरना मत, और सबसे ज़रूरी, अगर वो तुम्हें फिर से बुलाए तो मैंने उनकी बात पूरी की, तो उसकी तरफ नहीं देखना। उन्होंने सिर हिलाया। शाम होते होते मैं वापस उस घर में था। अब हर चीज़ पहले से ज़्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारें, दरवाजे, यहाँ तक कि हवा भी भारी लग रही थी। मैंने उस बंद कमरे के सामने खड़े होकर दरवाजे को देखा। उस पर जंग लगा ताला था, जैसे सालों से उसे खोला ही नहीं गया हो। लेकिन आज मुझे उसे खोलना ही था। रात धीरे धीरे गहराने लगी, और जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, मैंने कांपते हाथों से उस ताले को छू लिया। जैसे ही मेरी उंगलियां उस जंग लगे ताले को छुईं, एक अजीब सी ठंडक मेरे पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे उस दरवाजे के पीछे सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि कोई जिंदा चीज है जो मेरे आने का इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत करके ताले को जोर से खींचा। टक! एक भारी सी आवाज हुई, और ताला अपने आप खुल गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। धीरे धीरे मैंने दरवाजे को धक्का दिया। चूं! दरवाज़ा एक डरावनी आवाज़ के साथ खुलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा पूरा खुला, अंदर से ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका बाहर आया, और कमरे की बदबू ने मेरी सांसें रोक दी। वो बदबू जैसे कुछ सड़ चुका हो, बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। मैंने अपने नाक को हाथ से ढका और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, और जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। हर तरफ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और कुछ ऐसे चिन्ह जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, और उसके चारों तरफ जमीन पर काले रंग का एक गोल निशान बना हुआ था, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं धीरे धीरे उस कुर्सी के पास गया, और तभी मेरे मोबाइल की लाइट झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। नहीं, ये ठीक नहीं है, मैंने खुद से कहा। मैं जल्दी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मैंने घबराकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी
मेरे पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा हो। मैं वहीं जम गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मत देखना। लेकिन इस बार आवाज सिर्फ मेरे पीछे नहीं थी, वो चारों तरफ थी, दीवारों से, छत से, जमीन से। तुम आ ही गए। एक भारी और डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मेरी सांस अटक गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब वो आवाज मेरे बिल्कुल पास थी। मुझे अपने गाल के पास ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई बहुत करीब आ चुका हो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तुमने उसे देख लिया, अब तुम बच नहीं सकते। मेरे शरीर में झटका सा लगा। तभी अचानक मेरे हाथ पर किसी ने जोर से पकड़ बना ली। उसका स्पर्श इतना ठंडा था जैसे बर्फ हो। मैं दर्द से कराह उठा, लेकिन मैं अब भी मुड़ा नहीं। मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज अब गुस्से से भरी हुई थी। देखो। अचानक मेरे हाथ को इतनी जोर से खींचा गया कि मैं अपना संतुलन खो बैठा और सीधे उस कुर्सी पर जा गिरा। जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा, मेरे चारों तरफ वो काला गोल निशान चमकने लगा, जैसे कोई रिचुअल फिर से शुरू हो गया हो। और तभी मेरे सामने, अंधेरे के बीच, दो सफ़ेद आंखें धीरे धीरे खुली। और इस बार वो मेरे सामने थी। मेरे सामने वो दो सफ़ेद आंखें अंधेरे को चीरती हुई चमक रही थीं। और इस बार मैं उससे भाग नहीं सकता था। मैं उस कुर्सी पर जकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने मुझे बांध दिया हो। मेरे हाथ अपने आप कुर्सी के हत्थों को पकड़ चुके थे और मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। वो आंखें धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थीं और अब मुझे उसका चेहरा भी दिखने लगा था। वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने उसे बीच में ही छोड़ दिया हो। उसकी त्वचा काली और फटी हुई थी और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान किसी भी इंसान को पागल कर सकती थी। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं पलक भी नहीं झपका पा रहा था, जैसे वो मुझे मजबूर कर रहा हो कि मैं उसे देखता रहूं। तुम आ ही गए। उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अब वो सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि महसूस हो रही थी। मैंने तुम्हें बुलाया और तुम आ गए। मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, तुम चाहते क्या हो? कुछ पल के लिए वो शांत हो गया। फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे एक जगह चाहिए। कैसी जगह? तुम्हारे अंदर। ये सुनकर मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने पूरी ताकत से कहा। वो धीरे धीरे मेरे और करीब आ गया। अब उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था। हर बार मुझे एक नया शरीर चाहिए। मेरी आंखों के सामने अचानक कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। एक लड़का जो इसी कुर्सी पर बैठा था, डर से कांप रहा था। फिर वही लड़का धीरे धीरे उस परछाई में बदलता हुआ, और फिर अंधेरा। मैं समझ गया था, वो जो पहले यहां रहता था वो गायब नहीं हुआ था, वो इसी चीज का हिस्सा बन गया था। अब तुम्हारी बारी है। उसने अपने ठंडे हाथ को मेरे सीने पर रख दिया। मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक रही है, जैसे वो मेरे अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे दिमाग में अचानक उस बुजुर्ग की बात गूंजी, डरना मत। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पहली बार मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। वो एक पल के लिए रुक गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू मुझे नहीं ले सकता। उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? कमरे की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। काला गोला और तेज चमकने लगा, लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा था। मैंने आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से चिल्लाया, तू कुछ नहीं है। अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और मेरी पकड़ कुर्सी से ढीली पड़ने लगी। जैसे ही वो जोरदार धमाका हुआ, मेरे कान कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गए। कुर्सी की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर को छोड़ दिया हो। मैं बिना समय गवाए कुर्सी से उछलकर नीचे गिरा और घबराकर पीछे हटने लगा। कमरे में अब भी हल्का हल्का कंपन हो रहा था। दीवारों पर बने निशान जैसे हिल रहे थे, जैसे वो जिंदा हों। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो अब भी बंद था। नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा।
मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरे कदम वहीं रुक गए। वो आवाज़ अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसमें गुस्सा था और एक अजीब सी बेचैनी भी, जैसे वो मुझे खोना नहीं चाहता। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार जो मैंने देखा वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। वो परछाई अब पहले जैसी नहीं थी। उसका शरीर बिखर रहा था, जैसे धुआं हो, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी सफ़ेद आंखें अब लाल होने लगी थीं, और वो सीधे मुझे घूर रही थी। तुमने मुझे चुनौती दी। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा और बढ़ गया था। मैं समझ गया था कि वो कमज़ोर हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, और शायद यही मेरा मौका था। मैंने इधर उधर देखा, कोई रास्ता ढूंढने के लिए। तभी मेरी नज़र उस काले गोले पर पड़ी, जो अब भी ज़मीन पर बना हुआ था, लेकिन उसकी चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, अगर ये सब इसी से जुड़ा है तो इसे ख़त्म करना होगा। मैं धीरे धीरे उस गोले की तरफ बढ़ने लगा। रुको! वो परछाई जोर से चिल्लाई, लेकिन इस बार मैं नहीं रुका। मेरे हर कदम के साथ वो और बेचैन होने लगा। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही मैं उस गोले के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे वो मुझे दूर धकेलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं नीचे झुका और अपने हाथ से उस गोले को मिटाने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगली उस निशान को छुई, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। नहीं! वो परछाई दर्द से चीख उठी। अब मुझे यकीन हो गया था कि यही इसका कमजोर बिंदु है। मैंने पूरी ताकत से उस निशान को रगड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो गोला मिटने लगा। कमरे में एक अजीब सी गूंज भर गई, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज टूट रही हो। तुम ये नहीं कर सकते। उसकी आवाज अब कमजोर हो चुकी थी। मैंने आखिरी बार जोर लगाया और पूरा गोला मिटा दिया। अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। दीवारों के निशान एक एक करके गायब होने लगे, और वो परछाई वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आंखें आखिरी बार मेरी तरफ देखीं, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं बिना पीछे देखे भागा और सीधे घर के बाहर आ गया। बाहर की हवा में आते ही मैं घुटनों के बल गिर गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन इस बार मैं जिंदा था। उस रात के बाद मैंने कभी उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। सुबह होते ही मैंने अपना सामान उठाया, बिना कुछ सोचे, बिना किसी को बताए, और उस मकान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरे अंदर एक ही भावना थी, बस अब यहां से दूर जाना है। मैं वापस शहर आ गया, और कुछ दिनों तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन सच ये है दोस्त कि मैं उस रात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन जैसे ही रात होती वो सब फिर से याद आने लगता। वो आवाज, वो आंखें, वो कमरा, सब कुछ। करीब एक हफ्ते बाद मैंने हिम्मत करके उस बुजुर्ग को फोन किया। मैं जानना चाहता था कि मेरे जाने के बाद उस घर में क्या हुआ। फोन उठाते ही मैंने उनसे पूछा, बाबा, वो घर अब ठीक है ना? कुछ सेकंड तक उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने जो किया उससे वो चीज कमजोर जरूर हुई है। मेरा दिल धड़क उठा। मतलब वो खत्म नहीं हुई? उन्होंने कहा, ऐसी चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। लेकिन अब वो उस घर में बंधी नहीं है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब उनकी आवाज और गंभीर हो गई। तुमने उस घेरे को तोड़ दिया जो उसे एक जगह बांध कर रखता था। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। तो अब वो कहीं भी जा सकती है? कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, हां। मेरी सांस अटक गई। मैंने घबराकर पूछा, तो क्या वो मेरे पीछे आ सकती है? फोन के उस तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने कहा, उसने तुम्हें चुना था। ये सुनकर मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया।
और ऐसी चीजें अपने चुने हुए इंसान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया। तो मैं क्या करूं? उन्होंने धीरे से कहा। अगर तुम्हें अब तक वो महसूस नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो कमजोर है। लेकिन क्या? अगर वो वापस आई तो इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर होगी। फोन कट गया। मैं वहीं बैठा रह गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, वो खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी सामान्य बनाने की कोशिश की। नौकरी पर ध्यान दिया, दोस्तों से मिला, लेकिन अंदर से मैं हमेशा डर में जी रहा था। हर रात सोने से पहले मैं कमरे को चेक करता, दरवाजा लॉक करता और सबसे जरूरी, आईने को डर देता, क्योंकि अब मुझे पता था वो कहीं से भी आ सकती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। शुरुआत के कुछ हफ्ते डर में गुजरे, फिर महीनों ने उस डर को थोड़ा हल्का कर दिया। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि शायद वो सब अब खत्म हो चुका है, शायद वो चीज अब कभी वापस नहीं आएगी। मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। नया घर, नई दिनचर्या, और धीरे धीरे वो डर एक बुरे सपने जैसा लगने लगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी सच में खत्म नहीं होती। एक रात, लगभग 3 महीने बाद, मैं अपने कमरे में सो रहा था। सब कुछ सामान्य था, खामोशी, अंधेरा और एक सुकून। लेकिन अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 2 बजे। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। ठीक वही समय जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये सिर्फ एक संयोग है। मैं फिर से आंखें बंद करने ही वाला था, तभी मेरे कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। टक टक टक। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी अब भी धीरे धीरे हिल रही थी। और तभी मेरे कान के पास वही जानी पहचानी ठंडी फुसफुसाहट आई। तुम मुझे भूल गए। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं जम गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पहली रात हुआ था। मैंने कहा था, मैं वापस आऊंगा। मेरी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन इस बार मैंने हिम्मत नहीं खोई। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे बोला, तू कुछ नहीं कर सकता। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक हल्की सी हंसी गूंजी, धीमी लेकिन बहुत डरावनी। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसकी आवाज में एक अजीब सा बदलाव था, जैसे वो खुश हो। तुम अब डरते नहीं हो। मैं चुप रहा, और यही मुझे चाहिए था। मेरी भौएं सिकुड़ गईं। क्या मतलब? इस बार उसकी आवाज मेरे सामने से आई। डर ही तुम्हारी कमजोरी था, और अब तुम उसे जीत चुके हो। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा। कमरे के बीच में वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अब उतनी चमकीली नहीं थीं और उसका शरीर स्थिर था। मैंने पहली बार बिना डरे उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अब तुम मेरे नहीं रहे। उसकी आवाज कमजोर हो गई, और फिर वो परछाई हवा में घुल गई। कमरा फिर से शांत हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उस रात मुझे समझ आ गया कि कुछ लड़ाइयां भाग कर नहीं जीती जाती, बल्कि उनका सामना करके जीती जाती हैं। और उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आई। लेकिन आज भी जब रात के 2 बजते हैं तो मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ और ये सोचता हूँ, क्या सच में वो खत्म हो चुकी है? कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वो बस चुप हो जाती हैं, सही समय का इंतजार करती हुई। मैंने उसे हराया था या शायद उसने मुझे छोड़ दिया था, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। लेकिन एक बात आज भी मुझे चैन से सोने नहीं देती। अगर सच में वो चली गई होती तो हर रात 2 बजे मुझे वो ठंडी हवा क्यों महसूस होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी मेरे आसपास ही है, बस दिखाई नहीं दे रही? अगर आप भी ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल डर की दास्तान को जरूर याद रखें,
क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके डर को हकीकत में